वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टू ओपन लेटर। इनकी वीडियो है व्हाई पायरेसी इज़ एक्चुअली गुड। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं कि पायरेसी गुड है या नहीं है, बट ओके, विदाउट टेलिंग माई ओपिनियंस, लेट्स जस्ट get into the video. In the end, I will discuss my opinions. 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पायरेसी जरूर करी है। मैंने यस पायरेसी मतलब टॉरेंट करना, पायरेट्स बे, 1337X, टेलीग्राम से फिल्में, शोज, गेम्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पे बुक्स और रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी टॉरेंट करते वक्त आपके मन में भी आया होगा, मूवीज भी पायरेट करी है, गेम्स भी पायरेट करे हैं, बुक्स भी पायरेट करी हैं, या बस कि यार है तो ये भी चोरी, ये इलीगल काम कर रहा हूँ। कोर्सेज भी पायरेट करे हैं। कुछ टॉरेंट साइट्स पर डाउनलोड करने वालों को लीचर बोला जाता है, मतलब जो दूसरों के कंटेंट को बिना पैसे दिए हुए देखता है। देसी भाषा में इसी को लीचर कहते हैं। खैर, इस बात पर हम सब लोग अग्री करते हैं कि ये इलीगल चीज है, लेकिन क्या ये मोरली सही है? क्योंकि एक आर्गुमेंट आती है, चोरी तो चोरी, फिर चाहे एक फिजिकल सामान की हो या फिर डिजिटल प्रॉपर्टी की। पायरेसी के अगेंस्ट जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप एक फिल्म को थिएटर में चोरी से घुस के नहीं देखते हो क्योंकि आपकी नजरों में वो गलत है, तो फिर फिल्म को टोरेंट से कैसे डाउनलोड करके देख लो? मतलब बात उसूलों की नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का डर। लेकिन आजकल एक डिबेट चल रही है कि पायरेसी के अगेंस्ट हमें जितना मोरल लेक्चर दिया जाता है वो सही नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स 2012 का सबसे ज्यादा पायरेटेड शो था, लेकिन जब इसके बारे में शो के क्रिएटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पायरेसी की वजह से ही ये शो इतना पॉपुलर हुआ है। मुझे पायरेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही बात बुक्स की, तो एक बेस्ट सेलर बुक की पहचान ही यही है जब उसकी पायरेटेड कॉपी सिग्नल में बिकनी शुरू होता है। बहुत अच्छी बिक्री। तो असली वाली की नकली है, ऑनलाइन का कॉपी। ऑनलाइन का कॉपी तो नकली है, ठीक है। ये कोई राइटर किसी हाँ, काम का है। ये वीडियो मैंने देखी है, ये वीडियो मैंने देखी है। एक्चुअली में चेतन भगत की ओरिजिनल बुक को ऑनलाइन को कॉपी करके चेतन भगत को ही प्रेजेंट कर रहा था बंदा जो सिग्नल पे बेच रहा था। ये बहुत क्रेजी वीडियो थी यार, मैंने देखी थी। नहीं हूँ चेतन भगत। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो कहती हैं कि हमारा कंटेंट चोरी हो रहा है, जब आप इनकी सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो तो उसी सेम कंटेंट के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, और उसके बाद भी आप उस कंटेंट को ओन नहीं करते। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आपको एड्स दिखाई जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंफॉर्मेशन सब। और इमेजिन तुम एक मूवी देखने के लिए एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एंड वो जब तुम उस मूवी देखने के जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर ही नहीं है, रीजन का इशू आ जाता है या फिर लैंग्वेज का इशू आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। के लिए फ्री होनी चाहिए। ये हुआ था मेरे साथ जब मैंने जॉन विक देखी थी। जॉन विक मुझे देखनी थी एंड मैं गया अमेज़ॉन पे, मैंने देखा, वेबसाइट पे देखा मैंने जॉन विक अवेलेबल है, लेकिन जब मैं अमेज़ॉन के ऐप पे गया बट वहाँ पे जॉन विक अवेलेबल नहीं थी, नॉट इन माई रीजन। हिंदी डब में अवेलेबल थी लेकिन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं थी। चाहे वो कोई बुक हो, आर्टिकल हो या रिसर्च पेपर हो। इनफैक्ट इस चीज के लिए रेडिट के को फाउंडर ने अपनी जान तक दे दी थी। तो आइए इस पूरी बात पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें। अगर पायरेसी की हिस्ट्री की बात की जाए तो एग्जैक्टली हम ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी बुक्स को कॉपी किया जाता था। लेकिन अगर इंटरनेट पायरेसी की बात करें तो ये 90s में शुरू हो चुकी थी, और अर्ली 2000s तक पायरेसी इतनी बढ़ गई थी कि इसके अगेंस्ट अवेयरनेस लाने के लिए एक स्पेशल एंटी पायरेसी एड बनाया गया। इस ऐड का म्यूजिक बड़ा कैची सा लग रहा है ना। फन फैक्ट है कि इस म्यूजिक को खुद इन्होंने कहीं से चोरी किया था। बाद में ऐड बनाने वाली कंपनी पे 1 करोड़। क्या आयरनी है भाई, क्या आयरनी है। शिट शिट। एक ऐसा ऐड जो पायरेसी को लाइक उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस दे रहा था, उसका म्यूजिक खुद पायरेटेड था। भाई कितनी आयरनी है भाई। इधर का फाइन लग गया।
खैर पायरेसी को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक जिसमें हम अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई मूवी टोरेंट करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करते हैं, और दूसरा एंगल है जिसमें आप किसी के कंटेंट को, फिर चाहे वो मूवी हो, सॉफ्टवेयर हो, गेम हो या कोई बुक हो, उसको आगे सेल करने के पर्पस के लिए पायरेट करते हो। एंटरटेनमेंट या पर्सनल यूज के लिए नहीं, बल्कि आगे बेचने के लिए पायरेट कर रहे होते हो, उससे आप पैसे कमा रहे होते हो जो आइडियली उसके ओनर को मिलने चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये दोनों ही सिचुएशन सेम है, दोनों ही केस में आप किसी चीज को जो फ्री नहीं है बिना पैसे दिए यूज कर रहे हो, लेकिन ये जितना ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उतना है नहीं। मैं समझाता हूँ। पायरेसी करने के कुछ 2-3 मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि आप उस कंटेंट या नॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फ्री में देखने के लिए आप पायरेसी कर रहे हो। दूसरा रीजन है कि वो पीस ऑफ कंटेंट आपके रीजन में अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा रीजन है कन्वीनियंस, और इसकी बात थोड़ा आगे चल के करेंगे। सबसे पहला रीजन है अफोर्डेबिलिटी। अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट की बात करें तो कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए। पहले सिर्फ नेटफ्लिक्स और प्राइम हुआ करता था, फिर हॉटस्टार आया, फिर ZEE5, फिर सोनी लिव, और अब तो ऐसे 10-15 प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। यानी अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले भी ले तो कितने प्लेटफॉर्म का लेता रहे। प्राइम और जियो हॉटस्टार का जो एड फ्री बेसिक प्लान है वो भी 300 रुपए में आता है। और ऐसा नहीं होता कि आप एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो तो काम चल जाएगा। एक मूवी नेटफ्लिक्स पे आएगी, दूसरी प्राइम पे आएगी, एक सोनी लिव पे आएगी, तीसरी हॉटस्टार पे आएगी। ऐसे तो इंसान सब्सक्रिप्शन ही लेता रह जाएगा। इसीलिए लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, एक मूवी देखने के लिए कौन से 300 रुपए खर्च करेगा, इससे अच्छा तो मैं टोरेंट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा, फिर उसे देखने के लिए अपना नेट फूक दूंगा, या नेट बचाने के चक्कर में कम क्वालिटी में देखूंगा, इससे अच्छा तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेता हूँ। अब देखो नेटफ्लिक्स ने क्या किया है, जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया तो कई सालों तक इनका कंटेंट मोस्टली पायरेट होता था, क्योंकि प्लान इतने ज्यादा महंगे थे, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल अफोर्डेबल प्लान ले आए। नेटफ्लिक्स को रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग इंडिया में अपने फोन पे कंटेंट देखते हैं, इसने 150 रुपए का एक प्लान लॉन्च कर दिया। इससे लोगों ने भी सोचा कि यार टोरेंट पर मूवी ढूंढनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, इससे अच्छा सब्सक्रिप्शन ले लो, वैसे ही 150 रुपए में मिल रहा है, और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। Amazon के साथ क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट तो इनके पास बहुत सारा है और कई अच्छे शोज भी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कंटेंट रेंट पे लेना। अब जरा सोच के देखो, आपने प्राइम की सब्सक्रिप्शन ली है, उसके बाद भी आपको एक मूवी देखने के लिए अगर रेंट के पैसे देने पड़े, वो भी 48 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगी, वो भी एक ऐसी मूवी जो 5 साल पहले आई थी, आपको कैसा लगेगा। एक चीज और नोटिस करना, जो कंटेंट आपको यहाँ पे रेंट करना पड़ता है वो ये पहले नहीं था प्राइम के अंदर, प्राइम के अंदर ही पहले नहीं था, ये अभी आया है रेंट का, लाइक 1 या 1.5 साल पहले आया प्राइम के अंदर, जितना यहाँ तक मेरे को याद है। और प्लेटफॉर्म का होता है, जैसे प्राइम पे बहुत सारा कंटेंट लाइन गेट प्ले का होता है। सी क्या बोला था मैंने, जॉन विक का एग्जांपल आ गया देखो। तो भैया मैं उसी का, बट ये लाइन गेट प्ले का है, मैं जॉन विक 1 की बात कर रहा था। उस टाइम पे जॉन विक 1 सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पर अवेलेबल थी इंडिया के अंदर, और नो नॉट ऑन इंडिया ओनली, आई मीन अमेजोन पर थी लेकिन इंडिया में नहीं थी। और सोच के देखो, Amazon प्राइम आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट शो कर रहा है जो फ्री में अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब तो वो एड्स हैं, यानी मैं पैसे देने के बाद भी एड्स देख रहा हूँ। या आप अपने प्लेटफॉर्म भरने के लिए कंटेंट डाल रहे हो ताकि देखने में लगे कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इनके पास, लेकिन जब क्लिक करो तो पता चले खरीदना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स भी एड्स वाला प्लान लाने की सोच रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने Amazon की सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसलिए कंटिन्यू कर रखी है क्योंकि इसमें फ्री डिलीवरी मिल जाती है, सेल का अर्ली एक्सेस मिल जाता है। अदरवाइज सिर्फ प्राइम वीडियो के लिए कोई इतना ज्यादा पे नहीं करना चाहेगा। आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि जब इनकी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑटो पे शुरू हो जाता है, फिर आपको याद भी नहीं रहता और हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने लिया था एक नेटफ्लिक्स का प्लान, लाइक 300-400 रुपये का था, आई डोंट रियली रिमेंबर। मैं सोचा था फ़ोन में देखूँगा क्योंकि मेरे पे MI TV है, उसके अंदर नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट नेटफ्लिक्स उसके अंदर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द कंपैटिबल नहीं है नेटफ्लिक्स उसके अंदर बेसिकली। और मैंने नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन लिया सबसे पहले, तो फ्री ट्रायल। उसके बाद मैंने सितंबर में फ्री ट्रायल लिया, जनवरी तक मेरे अकाउंट से पैसे कटते रहे, मुझे पता तक नहीं है। मुझे लगा 30 दिन का मेरा ख़त्म होगा, फ्री ट्रायल ख़त्म, बात भाई 30 दिन तक मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे थे। फिर एंड में आके मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह शिट, सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो फिर भी कई बार पैसे कट जाते हैं। एप्पल टीवी की ऐप को तो कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको अपनी मोबाइल आईडी में जाना पड़ेगा, फिर परचेज में जाना पड़ेगा और वहां से कैंसिल करना पड़ता है। यानी जानबूझकर ये लोग कैंसिलेशन प्रोसेस को मुश्किल बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज या शोज हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए टॉरेंट करते हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के इंडिया में भी आने से पहले जो शोज हैं वो टॉरेंट करके ही लोग देखा करते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टॉरेंट करके नेटफ्लिक्स के शोज को देखा है, लेकिन जब नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ तो उसका इन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। यानी इसका मतलब ये है कि सब लोग जो टॉरेंट करते हैं वो ऐसा नहीं कि पे नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनिशियल पायरेट्स इवेंचुअली बिकम द कस्टमर। मैं अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहले टॉरेंट करके मूवीज देखते थे, सॉफ्टवेयर का क्रैक्ड वर्जन यूज करते थे, लेकिन ये सब चीजें जब अफोर्ड करने लायक बन गए तो वो इसके लिए पैसे देने लग गए। टॉरेंट करने वाले लोग इंटरनेट कल्चर का भी बहुत बड़ा पार्ट बनते हैं। और जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर ने कहा था कि उनको इससे फायदा मिला है, शो को वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फ्री प्रमोशन मिलता है। और ऐसे कितने सारे फैंस होंगे जिन्होंने 1-2 सीजन टॉरेंट करके देखा और बाद में शो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन भी खरीद लिया। अब ये तो बात हो गई एंटरटेनमेंट की, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फिल्म्स और मूवीज तो चलो एंटरटेनमेंट वाली बात है, लेकिन जब बात रिसर्च पेपर की आती है तो वो नॉलेज का सोर्स है जो सबके लिए फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। एरन शॉर्ट्स रेडिट के को-फाउंडर और एक्टिविस्ट थे। आपने शायद जे स्टोर का नाम सुना होगा, एक वेबसाइट है जिसपे काफी हाई क्वालिटी के रिसर्च पेपर और जर्नल्स मिलते हैं। इसे एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी आप समझ सकते हो। इस वेबसाइट का फुल एक्सेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। 2010 में जे स्टोर की वेबसाइट हैक हो गई थी। सडनली उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ गया और हजारों में पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने लगी, जिसकी वजह से जे स्टोर की साइट क्रैश कर गई। जे स्टोर के प्रोग्राम ने जब आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो पता चला ये सारा ट्रैफिक एमआईटी यूनिवर्सिटी से आ रहा है। जिसके बाद उन्होंने एमआईटी को इन्फॉर्म करा, जिसके बाद एमआईटी पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उस लैपटॉप को ढूंढा जो किसी रैंडम डेटा रूम में रखा था, लेकिन अभी भी इनको हैकर नहीं मिला। इसके बाद एमआईटी पुलिस ने उसी रूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। ये उसकी रियल फुटेज है। इसमें जो आदमी दिख रहा है ये कोई और नहीं बल्कि एरन शॉर्ट्स है। इन्हें एमआईटी पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया। इन पे टोटल 13 चार्ज लगाए गए, जिसमें एरन को मैक्सिमम 50 साल की सजा और $1 मिलियन का फाइन लग सकता था। उन्हें गिल्टी प्लीड करने के लिए डील भी ऑफर करी गई, जिसमें उन्हें सिर्फ 6 महीने की जेल होती, लेकिन उन्होंने ये डील ठुकरा दी और केस लड़ने का फैसला किया। 2013 में उन्होंने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। एरन एक काफी ब्राइट माइंड थे। टेक के साथ उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। क्रिएटिव कॉमन्स की अर्ली डेवलपमेंट में भी उनका हाथ था। कितने सारे लोग आज भी अपने यूट्यूब वीडियोस में क्रिएटिव कॉमन्स से फ्री में लिया हुआ म्यूजिक यूज करते हैं। इसीलिए एरन शॉर्ट्स को आज भी फ्री एक्सेस टू नॉलेज का सबसे बड़ा एडवोकेट माना जाता है। एरन शॉर्ट्स जे स्टोर के पेपर की पायरेसी कर रहे थे ताकि वो उन्हें इंटरनेट पे अपलोड कर सके और कोई भी फ्री में उन्हें एक्सेस कर सकता। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि रिसर्च करने के लिए जब टैक्स पेयर का मनी यूज हो रहा है तो रिसर्च पेपर्स फ्री में अवेलेबल होने चाहिए। पायरेसी को सपोर्ट करने वाले यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नॉलेज का एक्सेस सबको फ्री में मिलना चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो इंटरनेट यूज करके पढ़ाई करते हैं। नील गैमन काफी फेमस ऑथर है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी बुक्स को लोग पायरेट करते हैं तो उन्होंने कहा मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Discipline is a finite. ओके सो अभी तक मेरे को सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाई जा रही हैं पायरेसी की, अभी तक कुछ नेगेटिव साइड्स नहीं दिखाई जा रही हैं। पॉजिटिव साइड्स यही कि ओके सबसे पहले हमने देखा पायरेसी के जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, कुछ यूज़र्स होते हैं जो पे नहीं कर सकते, कुछ यूज़र्स होते हैं जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से पायरेसी करते हैं। और अभी तक हमने देखा कि पायरेसी इज़ नॉट दैट बैड। This is where I was being pirated, particularly Russia, where people were translating my stuff into Russian and spreading it out into the world. I was selling more and more books. इनफैक्ट उन्होंने कहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी एक बुक को 1 महीने के लिए फ्री में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद बुक की जो सेल्स हैं उसमें 300% का ग्रोथ आया। One of my books and put it out for free. And what happened was sales of my books went up the following month 300%. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्हें उस फ्री बुक के थ्रू डिस्कवर करा और बाद में उनकी बाकी बुक्स को वो खरीदने लगे। उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे को बुक दैट इज़ अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लेंड करके पढ़ लेते हैं और ऐसे ही मोस्टली लोगों ने अपने फेवरेट ऑथर्स को भी डिस्कवर किया है। और ये बिल्कुल सही बात है। कितने सारे लोग हैं जो ऐसी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, किसी दोस्त से बुक मांग ली और बाद में खुद रीडर बन गए, फिर बुक्स खरीदने लगे। सॉफ्टवेयर भी एक तरह का टूल है। कितने लोग हैं जिन्होंने क्रैक सॉफ्टवेयर पर स्किल सीखी है जो अदरवाइज उस सॉफ्टवेयर को कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और इनिशियल पायरेट्स बिकेम कस्टमर लेटर वाली चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करती है, अपना सॉफ्टवेयर तो फ्री में देती है या बहुत सस्ते दामों में स्टूडेंट्स को देती है, ताकि स्टूडेंट्स उनके सॉफ्टवेयर को सीख कर जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएं तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना करियर स्टार्ट करें और बाद में इनको पैसा देना शुरू करें। अगर मैं आपसे पूछूं फोटो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर बताओ,
तो ज्यादातर लोग बोलेंगे फोटोशॉप, जबकि हो सकता है कि प्रोफेशनली आपका फोटोशॉप से कोई लेना देना ना हो, लेकिन कभी ना कभी हम सभी ने इसको यूज किया है और मोस्टली सभी ने क्रैक्ड वर्जन यूज करा है। और अब जो लोग उनके सॉफ्टवेयर पर ही एडिटिंग या डिजाइन सीखते हैं वो बाद में उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, तो इवेंचुअली इससे कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि जब ये लोग प्रोफेशनली यूज करेंगे तो उनको पैसा देंगे। इसीलिए अडोबी ने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टाई अप किए हुए हैं। कुछ कंपनीज प्रीमियम मॉडल इसीलिए यूज करती हैं, जैसे आपने शायद कैनो को कभी न कभी यूज किया होगा, यही मॉडल यूज करते हैं। कुछ फीचर से आपको फ्री में दे देते हैं ताकि आप इनका सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करो और उस पर डिपेंड हो जाओ, और उसके बाद फुल एक्सेस चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसीलिए पायरेसी के लिए लोगों को खुलेआम चोर कह देना शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। आप जरा सोच कर देखो, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम एक्सेस करते हैं, हमारे डेटा ये लोग स्टोर करते हैं, जिन्हें कुकीज बोलते हैं, वो भी तो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं। जितने भी एआई मॉडल आज के टाइम पे ट्रेन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेन कर रही हैं, ये भी तो इंटरनेट से सारा का सारा डेटा फ्री में उठा के ट्रेन कर रही है। होली के कुछ टाइम पहले इस्कॉन टेम्पल वालों के मैसेज सबके व्हाट्सएप पे आने लगे थे, जबकि मैंने कभी भी अपना फोन नंबर इनको शेयर नहीं करा। ऐसे ही किसी भी कंपनी का रैंडमली व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, यानी कोई ना कोई तो हमारा डेटा है जो जाके बेच रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब आपका पर्सनल डेटा स्कैन भी करते हैं और यूज भी करते हैं और आगे जाके कंपनीज को बेच भी देते हैं। नेटफ्लिक्स की टीवी ऐप तक आपका डेटा चोरी करते हुए पकड़ी गई है। तो जब ये लोग हमारे डेटा से प्रॉफिट कर सकते हैं तो सिर्फ हमें मोरल लेक्चर क्यों दिया जाता है, हमें चोर क्यों बोला जाता है? बॉटम लाइन ये है कि टोरेंट करने वालों को चोर कहना पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम छोटे और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को फुली सपोर्ट करें। उनके कंटेंट के लिए अगर हो सके तो जरूर पे करें। हाँ, हमारे लोग चिल्ली चोर जरूर हैं और इस आदत को हमें सुधारना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो पे कर सकते हैं लेकिन फिर भी फ्री में मिल रहा है तो क्यों पे करना है? ये एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आगे अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने पहले कोई फिल्म, बुक या सॉफ्टवेयर को फ्री में देखा और बाद में उसके पेड यूजर बन गए, तो कमेंट जरूर करना। अभी कुछ टाइम पहले ही पायरेट्स बे के को फाउंडर की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उनको भी इस वीडियो में एक श्रद्धांजलि बनती है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। इसलिए सो माई ओपिनियन इज द सेम कि यार देखो, हर चीज़ के फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नेगेटिव्स एंड देयर आर पॉजिटिव्स। पायरेसी बहुत सारी चीज़ों की होती है एंड पायरेसी ऑफ आई वुड से, अगर आप पायरेसी कर रहे हो बुक्स की, जैसा कि रेडिट के को फाउंडर ने करी थी फॉर अ पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, तो दैट इज़ गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू सही है ना यार। क्योंकि एजुकेशन शुड हैव education should be affordable to everyone, not just affordable. Education हमारा right है, we should have access to education. और जहाँ बात आती है फिल्म्स की, तो भाई अगर कोई बंदा सिनेफाइल है, उसको नहीं मिल रही वो मूवी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो भाई वो क्यों ही देखेगा, क्यों ही अपना दिल मार के बैठेगा? अगर वो सिनेफाइल है तो वो पायरेसी करेगा ऑब्वियसली। और हर एक सिनेफाइल ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पायरेसी ज़रूर करी है ना। जैसा कि हमको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि 99% ऑफ द यूज़र्स ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पायरेसी करी है। सो पायरेसी इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि जैसे कि एक लाइन इस वीडियो के अंदर हमको बताएगी कि इनिशियल पायरेट्स टर्न आउट टू बी कंज्यूमर्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं आपसे कल। कीप वॉचिंग।